और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विंडोज़ के अंदर यहाँ पर लोगो होता है, जिस पर आपको क्लिक करने पर मेन्यू बार ओपन होता है, उसी तरह से आप यहाँ पर इसका मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। और अगर आप किसी एप्लीकेशन को पकड़ के इस तरह से स्लाइड करते हैं तो आप ये वेव्स देख सकते हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये फीचर्स विंडोज़ में नहीं है और ना ही इसका ये जो मिनिमाइज का जो स्लाइडिंग टैब है ये आपको विंडोज़ के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Zorin ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लिनक्स बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है और एब्सोल्युटली फ्री है। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं और विंडोज़ हमें लिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। शुरू से हम सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के बारे में ही हमें बताया जाता है। तो ऐसे में हम आदी हो जाते हैं विंडोज़ को यूज़ करने के, और ऐसे में हमें पता ही नहीं होता कि यार माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका इस्तेमाल हम फ्री में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ तो फिर भी एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैसे ना देने पड़े इसके लिए हम इसका पायरेसी यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप Zorin OS का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पायरेसी का झंझट भी नहीं रहता, क्योंकि ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। और आप विंडोज़ यूज़र रह चुके हैं तो आप डायरेक्ट Zorin OS पे शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि Zorin OS का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो विंडोज़ से काफ़ी मिलता जुलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Zorin OS को आपको डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद आपको इसकी बूटेबल पेन ड्राइव किस तरह से तैयार करनी है, और उसके बाद आप अपने सिस्टम के अंदर इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आज जो मैंने प्रोसेसर बताया है उसके अंदर हम फुल हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे। अगर आपकी हार्ड ड्राइव में कोई भी डेटा है दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको ये प्रोसेस करने से पहले हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद डेटा का एक बैकअप ले लेना है और उसके बाद ही इस प्रोसीजर को आपको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च करना होगा Zorin OS डाउनलोड। ओके, इसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी आपके पास zorin.com की आएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Zorin OS Pro है, और वैसे ये Zorin OS जो Pro है दोस्तों ये पेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन $39 यहाँ पर आपको दिखा रहा है। वैसे तो लाइनक्स के वर्जन्स फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो प्रो एडिशन है ये पेड वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर विंडोज़ 11 की जो थीम्स है या फिर मैक OS की थीम है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अलग अलग इसके अंदर, वो पेड वर्जन के अंदर ही आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी आप इसका फ्री वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए और यहाँ पर आपको मिलेगा Zorin OS 16 कोर एडिशन। ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आपका सिस्टम नया है या फिर 4-5 साल ही पुराना है तो आप यहाँ पर इसे ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है, ड्यूल कोर या कोर टू डियो मशीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आप Zorin OS इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर Zorin OS का लाइट एडिशन भी दिया हुआ है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, आपको यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ पर आपसे मेल आईडी पूछता है तो आप इसे सिंपल स्कीप टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे स्कीप कर सकते हैं और इसके बाद आपको Zorin OS डाउनलोड होने लग जाएगा। इस ISO को बूटेबल USB ड्राइव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं रिफ्यूज़। तो आपको यहाँ पर रिफ्यूज़ टाइप करना है और एंटर बटन पे क्लिक कर देना है। पहला ही लिंक आएगा refuse.ie वेबसाइट का, इस पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिफ्यूज़ और इसका एक पोर्टेबल वर्जन है। तो जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पोर्टेबल वर्जन इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐड आ जाता है तो आपको इसे क्लोज कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद आपका जो रिफ्यूज़ है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम बूटेबल पेन ड्राइव रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 GB की पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया है और इसके बाद हमें आना होगा डाउनलोड के अंदर। जो हमने रिफ्यूज़ डाउनलोड किया है इस पर आपको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। अभी आपसे पूछता है डू यू वांट टू अलाउ रिफ्यूज टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन, तो आपको इसे यस पे क्लिक कर देना है अगर आप अपडेट चाहते हैं तो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए आप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेन ड्राइव हमने इंसर्ट किया है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गई है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो बूट सिलेक्शन मेन्यू दिया हुआ है यहाँ पर आपको रहने देना है डिस्क और ISO और रहने देना है। इसके बाद ये जो सेलेक्ट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी ISO रखी हुई है उस ISO को आपको सिलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप सिस्टम MBR पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर GPT पार्टीशन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन आपको पार्टीशन स्कीम के अंदर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर GPT पार्टीशन स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन सभी के अंदर GPT पार्टीशन स्टाइल सपोर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे UEFI और नॉन CSM रहने देते हैं। ओके, अब इसके बाद ये बताता है फाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पर हमें NTFS रहने देना है और इसके बाद क्लस्टर साइज भी रहने देते हैं हम जो है इसके अंदर, और इसके बाद सिंपल है आपको स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, राइट इन ISO इमेज मोड और राइट इन DD मोड। तो यहाँ पर हम ISO मोड को सिलेक्ट रहने देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब वार्निंग आती है कि ऑल द डेटा ऑन द डिवाइस नो लेबल विल बी डिस्ट्रॉयड। आपके अगर पेन ड्राइव में कोई डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा, तो मेक श्योर आपका
डेटा नहीं होना चाहिए पेन ड्राइव के अंदर। अगर डेटा है तो आप उसे पहले ही कॉपी करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी बूटेबल पेन ड्राइव कुछ ही देर के अंदर रेडी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो गई है और यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है कि प्लीज रिमेंबर दैट द बूट दिस मीडिया यू मस्ट डिसेबल सिक्योर बूट ऑप्शन, यानी कि आपको आपकी बायोस के अंदर जो सिक्योर बूट का ऑप्शन होता है उसे डिसेबल करना होगा। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पर इसे क्लोज कर देना होगा। अब इसके बाद हम बूटिंग सीक्वेंस चालू करते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव रेडी करने के बाद आपको आपके सिस्टम को पेन ड्राइव से बूट करवाना होगा। इसके लिए आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा और रीस्टार्ट करने के बाद आपको टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करना होगा। अलग अलग सिस्टम के अंदर टेम्परेरी बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए अलग अलग हॉटकीज डिफाइन होती है। वैसे तो F12 को प्रेस करके आप टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद तुरंत आपको F12 को बार बार प्रेस करना होगा और टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन हो जाएगा। लेकिन F12 के दबाने के बाद भी अगर टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन नहीं हो रहा है तो आप ये वाली वीडियो देखिए। इसके अंदर हर अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अंदर किस तरह से टेम्परेरी बूट मेन्यू को ओपन किया जाता है वो मैंने बताया है, काफी डिटेल में बताया है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। तो जैसे आप पेन ड्राइव से बूट करवाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस, फिर सेकंड ऑप्शन आएगा ट्राई और इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस सेफ ग्राफिक और ट्राई और इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस मॉडर्न एनवीडिया ड्राइवर्स। अगर आप नॉर्मल इंटेल का यूज कर रहे हैं ग्राफिक ड्राइवर, अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रखा है आपने, तो आप सबसे पहला वाला ऑप्शन को ट्राई करेंगे। और अगर आपने एनवीडिया का ग्राफिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। और अगर आप AMD के ग्राफिक कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बार सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, ट्राई और इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस। इसके बाद एंटर पे क्लिक करना होगा। अभी आपकी मीडिया को चेक करने लग जाता है, आप Ctrl+C करके इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप ज़ोरिन का चमकता हुआ लोगो अपने सिस्टम के ऊपर देख पाएंगे। कंप्लीट बूट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ट्राई ज़ोरिन ओएस और इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस। अगर आप ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद में आपके सभी हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो आप ट्राई ज़ोरिन ओएस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, साउंड प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं या लैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। ट्राई ज़ोरिन ओएस पे क्लिक करके आप ये सब कंफर्म कर सकते हैं। और जब आप एक बार सेटिस्फाइड हो जाएं कि सभी तरह के ड्राइवर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो इसके बाद आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस के ऊपर। अब इसके बाद कीबोर्ड लेआउट के ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट US इंग्लिश रहता है, हमें यही रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चेक है हमें चेक रहने देना है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन टाइप का मैसेज आपके सामने आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना बता रहा हूँ। आज हम यहाँ पर एंटायर डिस्क को फॉर्मेट कर देंगे और ज़ोरिन ओएस का इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर आपके हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी डेटा है दोस्तों वो इरेज हो जाएगा। तो ये ड्यूल बूट वाला वीडियो नहीं है, तो मेक श्योर आप अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस, हम यही मेथड से आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, अगर आपके सिस्टम में कोई डेटा है तो मेक श्योर आपने उसका बैकअप किसी दूसरे ड्राइव के अंदर ले लिया हो, क्योंकि इस प्रोसेस से आपकी इंटरनल हार्ड ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी और सभी डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल ज़ोरिन ओएस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। एक वार्निंग आती है आपके सामने, आपको यस पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक वर्ल्ड मैप नजर आने लग जाता है, वेयर आर यू, तो हम यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यूजर नेम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी यूजर नेम देना है वो आप दे सकते हैं और पासवर्ड आप देना चाहते हैं तो पासवर्ड आप दीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैं सिंपल 1 2 3 4 5 पासवर्ड रख देता हूँ और रिपीट कर देते हैं हम इसे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉग इन ऑटोमेटिकली और रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन। अगर आप चाहते हैं कि जब भी ज़ोरिन ओएस बूट करे तो पासवर्ड आपसे पूछे तो रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन हो जाए, डेस्कटॉप रेडी हो जाए, तो लॉगिन ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देना है आपको और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है और इसके अंदर तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। और इंस्टॉलेशन के अंदर टोटल कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप जिस बूटेबल ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2.0 है या 3.0 है
या फिर आप अपने सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं, फिर एनवीएमई का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के कंप्यूटर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस इंस्टॉलेशन के अंदर आपको टोटल कितना टाइम लगने वाला है। तो पेशेंस रखिए, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने देते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड, और इसके बाद आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद ये आपसे कहता है कि प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम, और आपको यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेना होगा। सिस्टम जब आपका रीस्टार्ट होगा तो ज़ोरीन ओएस का चमकता हुआ लोगो और ज़ोरीन आपको नजर आएगा। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है दोस्तों, ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जब ज़ोरीन ओएस का डेस्कटॉप रेडी होगा तो आपको बैकग्राउंड के अंदर बिल्कुल ऐसे बर्फ वाली पहाड़ियां नजर आएगी, जैसा कि आप मैक के अंदर देखते हैं। मैक के अंदर बिल्कुल इसी तरह का कुछ वॉलपेपर होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से विंडोज़ के अंदर यहाँ पर लोगो होता है, जिस पर आपको क्लिक करने पर मेन्यू बार ओपन होता है, उसी तरह से आप यहाँ पर इसका मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। और ज़ोरीन ओएस का अगर आप प्रो एडिशन इस्तेमाल करते हैं, जबकि पेड है, उसके अंदर आपको लेआउट्स अलग अलग नजर आते हैं। अगर आप उबंटू की थीम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, विंडोज़ 11 की लगा सकते हैं, इवन आप मैक की थीम पर भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको ज़ोरीन अपीयरेंस देखने को मिलता है ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अलग अलग लेआउट्स देखने को मिलते हैं। ये जो लेआउट्स हैं ये अलग अलग थीम है एक तरीके की। अगर आप जैसे मैक ओएस की थीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको चेक करना होगा। और जिस तरह से मैक के अंदर मेन्यू नीचे होता है और एप्लीकेशंस नीचे आ जाती है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बार यहाँ पर नीचे आ गई है, और जो मेन्यू बार होता है एक तरीके से जो ऊपर चला जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसी तरीके से जैसे मैक में होता है उस तरह की थीम हो गई है। विंडोज 11 की अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसको आप क्लिक कर दीजिए, और आप देख सकते हैं कि जो हमारी टास्क बार में बीच में आ गया है हमारा मेन्यू बार, और जो एप्लीकेशन जो पिन हो जाती है क्विक लॉन्च बार में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से विंडोज़ 11 के अंदर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको उबंटू की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि जीनोम बेस्ड होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, या आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उबंटू के अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाती है, और नीचे की तरफ आपको एप्लीकेशन लॉन्चर देखने को मिलता है। इसी तरह से सेम आप इसके अंदर भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़ोरीन ओएस की प्रो एडिशन के अंदर। थीम्स के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं कि किस तरह का कलर आपको चाहिए थीम के अंदर। बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, लाइट डार्क मिक्स होना चाहिए, या फिर आप डार्क पसंद करते हैं तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर आपको होम का आइकन चाहिए, ट्रैश का आइकन चाहिए, ये आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है जिसके अंदर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके 2-3 फीचर मैं आपको और बता देता हूं जो कि लाइनक्स के बाकी डिस्ट्रीब्यूशन से इससे काफ़ी अलग बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क बार सेटिंग के अंदर आपको आना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैनल का जो साइज़ है, यानी कि ये जो टास्क बार का साइज़ है, आप यहाँ पर इसे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, या फिर आप छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 48 साइज़ पे रहता है, तो मैं इसे 48 पे कर देता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो टास्क बार है ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाए, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हाइड होने लग जाती है। फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ओवरराइड पैनल थीम बैकग्राउंड ओपेसिटी है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो टास्क बार आपको नजर आ रही है दोस्तों ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर दीजिए, और यहाँ पर आपको अमाउंट दे सकते हैं कि कितनी आपको टास्क बार जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, या फिर कितनी इसकी जो ओपेसिटी आपको नज़र आनी चाहिए। अगर आप 100% करते हैं तो ये पूरी तरह से आपको विजिबल नज़र आएगी, और अगर आप यहाँ पर इसे पूरा 0 कर देते हैं तो ये पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी। जैसा कि विंडोज़ के अंदर जो होता है, विंडोज़ 7 के अंदर तो फिर भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन विंडोज़ 10 में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। उसके लिए आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है दोस्तों वही हमको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यानी कि जो टास्क बार है ये 100% ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसी तरह से पोजीशन ऑप्शन के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शो एप्लीकेशन बटन है। अगर आप इसे विजिबल करते हैं तो अच्छा, थोड़ी जो टास्क बार है ये हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है, तो एक बार मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए। ठीक है, अब आप ये जो शो एप्लीकेशन बटन है इसको अगर आप विजिबल कर देते हैं तो जिस तरह से उबंटू के अंदर जो एप्लीकेशन मेन्यू होता है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसे नेविगेट कर सकते हैं जिस तरह से उबंटू के अंदर करते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिखाई देता है डेस्कटॉप बटन का, इसे भी आप विजिबल कर सकते हैं। आप जैसे इसे विजिबल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है ये आ गया है। जैसे आप विंडोज़ 10 के अंदर या फिर विंडोज़ 11 के अंदर या विंडोज़ 7 के अंदर भी यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का आइकन नजर आता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी टैब खुले हुए होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, जैसे कि आप मौजिला
हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। जैसे ही मैं डेस्कटॉप बटन दबाऊंगा तो ये जितनी भी चीज़ें खुली हुई होगी ये मिनिमाइज हो जाएगी और आपका डेस्कटॉप आपको नज़र आ जाएगा। ये विंडोज़ 10 में और 11 में भी होता है। तो सेम यही फीचर अगर आप Zorin OS में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हैं तो आप इसका ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जैसा कि मैक में होता है सेम वैसा ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन भी इतना स्मूथ है कि आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आप किसी एप्लीकेशन को पकड़ के इस तरह से स्लाइड करते हैं तो आप ये वेव्स देख सकते हैं, ये कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये फीचर्स विंडोज़ में नहीं है और ना ही इसका ये जो मिनिमाइज का जो स्लाइडिंग टैब है ये आपको विंडोज़ के अंदर देखने को मिलता है। ये जो कुछ इफेक्ट्स हैं ये मैक से लिए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो दोस्तों इस जबरदस्त ओएस के लिए यार एक ट्रैक तो बनता है, एक बार अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा। और कौन कौन लोग अभी Zorin OS का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय।